अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। आज का प्रोग्राम है स्पेशल प्रोग्राम और आज स्पेशल प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुश्मन को दुश्मन के ही लहजे में, दुश्मन के ही अंदाज में जवाब दिया जाना चाहिए। और आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है। भारतीय मीडिया ने पहलगाम ड्रामे के हवाले से जो अपनी बकवास है वो जारी रखी हुई है। भारतीय मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है और मोदी का जेर असर मीडिया है। इस मीडिया पर पाकिस्तान के हवाले से जो बकवास चल रही है उसका जवाब आज दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं, एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं और यह क्लिप है अर्नब गोस्वामी का। वो जो एक एंकर नुमा शख्स है जो अपने आप को बहुत बड़ा सहाफी और बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहता है, लेकिन इंडियन मीडिया पर उससे बड़ा मस्खरा और उससे बड़ा बदतमीज इंसान कोई भी नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह की हरकतें की हैं अर्नब गोस्वामी में और उसके बाद अर्नब को अर्नब की ही जुबान में जवाब दिया जाएगा। बड़ी तस्वीरें दिखा रहा है ये अर्नब गोस्वामी नामी मस्खरा और तस्वीरों का जवाब इसको तस्वीरों की सूरत में ही दिया जाएगा। सबसे पहले तस्वीर जो इसने दिखाई थी वो कहां की दिखाई थी? लाहौर की दिखाई थी। मैं इसे दिखाता हूं चवंडा के मुकाम की यह तस्वीर जिसमें आपको नजर आ रही है पाकिस्तानी फौज। चवंडा का जो मकाम है वो मकाम याद होगा तुम्हें अर्नब गोस्वामी, तुम्हें भी और तुम्हारे भारतीयों को भी। ये वो मकाम है, ये वो महाज है जहां पर भारतीय फौज के जो टैंक्स थे उनका कब्रिस्तान बना गया था। तुम आधी रात को बुज़दिलों की तरह हमला आवर हुए थे और तुम्हारे टैंक यहां पर तबाह बर्बाद कर दिए थे पाकिस्तान ने। याद रखना इस जगह को। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं तुम्हें हम। दूसरी तस्वीर ये देखो, ये जब हमने तुम्हारे फौज को मारा था और जब हमने तुम्हारी फौज को बाहर निकाला था, तुम्हारा हमला नाकाम किया था, उस वक्त सारी दुनिया के अखबारों ने तुम्हें क्या तुम्हारे बारे में लिखा था ये देख लो। ये अमेरिका का अखबार है, क्या लिखता है? इंडिया ट्रूप्स थ्रोन बैक बाय पाकिस्तान। अगला अखबार दिखाते हैं जी। अगला अखबार कहां का है? ये द ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी विक्ट्री, पाकिस्तानी विक्ट्री, ऑस्ट्रेलिया का अखबार कह रहा है। अगला दिखाइए अखबार कहां का है जी? द हॉलैंड इवनिंग, पाकिस्तान पुशेस बैक इंडियन यूनिट्स। ये सारी दुनिया ने इकरार किया था कि क्या सलूक पाकिस्तानी फौज ने तुम्हारी फौज के साथ किया था। अगली तस्वीर दिखाते हैं जी। अगली तस्वीर, ये 55 के करीब सोल्जर्स थे तुम्हारे जो कि हमारे एक निहत्ते सोल्जर के गुलाम बनकर हमारी गिरफ्तारी में आ गए थे। ये तस्वीर भी तुम्हें याद होनी चाहिए। 1965 की ये तस्वीर है और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम तुम नहीं भूल सकते हो। ये पाकिस्तान का एक फौजी तुम्हारे इन फौजियों को पकड़कर पाकिस्तान के अंदर ले आया था। नसीरुल्लाह बाबर नाम था उस शख्स का। ये तस्वीर याद है? MM आलम की तस्वीर है ये। इसने तुम्हारे ही जो हवाई जहाज थे, 1 मिनट में 5 जहाज इसने गिरा दिए थे। ऐसा बहादुर शेर था ये। इसकी तस्वीर भी याद रख लो अर्नब गोस्वामी तुम। और तुम्हें तस्वीरें दिखाते हैं, बताओ जी और तस्वीर। हाँ, तुमने बात की थी ना कि पाकिस्तान को गर्दन से पकड़ लेंगे, पाकिस्तान को मारेंगे। ये देखो, ये याद है तुम्हें शख्स अभिनंदन, जब ये आया था तो कैसे इसे पकड़ के मारा गया था लोगों की तरफ से और कैसे इसको चाय पिलाई थी हमने। ये तस्वीर याद है तुम्हें अर्नब गोस्वामी या तुम भूल गए हो? दिखाओ अगली तस्वीर। ये तस्वीर तुम्हें याद है? हमारे हीरोज की तस्वीर जिन्होंने तुम्हारे जहाज गिराए थे। ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं। हमारी फौज का और हमारी कौम का हर जवान हीरो है और तुम्हारी जो फौज है उसको गिरा देगा जी। ये तस्वीर जो है ये देख लो। ये तस्वीर तुम्हें याद है? तुम्हारा अपना जासूस जो आज तक पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, कुलभूषण यादव। ये तस्वीर भी देख लो और शर्म करो कि जो ऐसे तुम मस्खरे पाकिस्तान में भेजते हो और पाकिस्तानी उनको पकड़कर अपनी जेलों में बंद करके रखते हैं। अब भी तुम्हारा कोई आएगा तो उसके साथ यही सलूक होगा। और ये शख्स कर्नल शेर खान, ये हमारा हीरो, इसके बारे में तुम्हारे लोग क्या कहते हैं? तो अगर कभी पाकिस्तान के बारे में कोई बकवास की तो तुम्हें फौरन जवाब दिया जाएगा और तुम उस जवाब की वजह से मुंह के बल गिर जाओगे। अर्नब गोस्वामी, इंडियन मीडिया करता क्या है? मोदी के नैरेटिव को शोर शराबा करके पेश करता है, बस और कुछ नहीं करता, सिर्फ यही काम है। और इंडिया ने अब क्या किया है? पाकिस्तानी ड्रामों के चैनल्स को, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया है, पाकिस्तान के आर्टिस्टों के जो चैनल्स हैं उनको बंद कर दिया है। और ये चैनल्स बंद करना यह बताता है कि भारत सिर्फ और सिर्फ चैनल ब्लॉक कर सकता है, जवाब नहीं दे सकता, सबूत नहीं दे सकता। बस सिर्फ यही ड्रामे हैं जो कि भारत कर
सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपसे भी एक सवाल है, पाकिस्तानी हुकूमत आपसे भी एक सवाल है, शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा आपसे भी एक सवाल है। आप पाकिस्तान की IT मिनिस्टर हैं, आप जरा मुझे बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्यों मोदी का YouTube अकाउंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं हम लोग? बंद कर दीजिए इस अकाउंट को। उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब का अकाउंट बंद किया है, उन्होंने ISPR का अकाउंट बंद कर दिया है, तो हम क्यों भारत की फौज का YouTube चैनल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं? क्यों वो ब्लॉक नहीं किया गया है अब तक? बंद कीजिए उस अकाउंट को भी। हम चाहते हैं कि भारतीय प्रोपेगेंडा करने वाले ये अकाउंट्स, भारत के ऑफिशियल अकाउंट्स हम तक ना पहुंचे, उन अकाउंट्स को भी बंद कर दिया जाए। यही दरखास्त है इस वक्त हमारी पाकिस्तानी हुकूमत से। आज का प्रोग्राम इसी मुद्दे पर है और अब पहलगाम के हवाले से ही बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मिलिट्री कंपैरिजन की। ये दोनों ममालिक आमने सामने तो हैं, लेकिन जरा मिलिट्री कंपैरिजन कर दें और उसके बाद बात करते हैं हम कि ये मिलिट्री कंपैरिजन जो है वो अगर इन दोनों फोर्सेस को आमने सामने लेकर आता है तो हम कहां खड़े होते हैं और कैसे हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, जरा वो परेशान हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान की तो जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो इंडिया के मुकाबले में कम है। थोड़ा सा मैं आपके सामने जरा इस चीज को इलैबोरेट कर देता हूं। जाहिर है इंडिया एक बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के साथ अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, लेकिन अगर उसके बजट की बात की जाए, मिलिट्री बजट की, तो वो चाइना के साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए, कंपीट करने के लिए अपने ऊपर बजट खर्च करता है। उसका जो पिछले साल का बजट था वो था $86 बिलियन, और ये $86 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के बजट के मुकाबले में, पाकिस्तान का जो फोर्सेस का बजट है उसके मुकाबले में ये तकरीबन 10 गुना या कम से कम 8 गुना तो ज्यादा है ही। फिर अगर आर्मी की बात की जाए, इंडिया के पास तकरीबन 12 लाख लोग हैं और पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 लाख के करीब हमारी जो फोर्सेस हैं आर्मी की। एयरफोर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास तकरीबन 1.5 लाख पर्सनल हैं, पाकिस्तान के पास है तकरीबन 70,000 के करीब लोग। और अगर नेवी की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब लोग हैं और भारत के पास हैं तकरीबन 75,000 के करीब लोग। अगर हम तैयारों की बात करें तो भारत के पास हैं कोई तकरीबन 480 के करीब तैयारे और पाकिस्तान के पास हैं 300 तैयारे। फिर हम बात करें नेवल वेसल्स की तो पाकिस्तान के पास हैं कोई तकरीबन 44 वेसल्स, जबकि भारत जो है वो तकरीबन 200 के करीब वेसल्स रखता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की जाए तो दोनों ममालिक के पास हैं तकरीबन 170 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब अगर हम इस कंपैरिजन के साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे तो कहां खड़े होंगे और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। छोटा सा कंपैरिजन मैंने किया है इसका, आप हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि जी हमारे पास जो है वो तो रिसोर्सेज कम है तो हम कहाँ खड़े होते हैं। क्या जवाब देंगे सर, क्या समझाएंगे उनको कि जंग जो है वो सिर्फ इन आदात का नाम नहीं होती है? ये बिल्कुल आपने सही बात की है। देखें कि जब कन्वेंशनल हम बात करते हैं, जब मैन पावर की बात करते हैं तो यकीनन 1:3 का रेशो है। इंडिया के पास प्रायोरिटी है, मैन पावर ज्यादा है, 13 लाख के करीब फौज है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और बाकी जब हम आते हैं ग्राउंड में, जब ट्रूप्स में और इसमें वेपन्स और इक्विपमेंट में देखें तो पाकिस्तान ग्राउंड में, पाकिस्तान आर्मी की जब हम बात करते हैं तो देखें अभी भी है द लेटेस्ट टैंक्स है और VT4 हमारा जो मैन बैटल टैंक है। इसके अलावा हमारे पास अल खालिद भी है, ज़रार भी है, तो VT4 जो लेटेस्ट टैंक भी है। फिर इसी तरह अटली में वी आर फार स्पीड और बहुत अच्छी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे पास ये वेपन्स अवेलेबल है। और इसके अलावा देखें बाकी जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा रडार हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, देखें इस बार दुनिया में माना जाता है कि वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी एज फार दिस मिसाइल्स आर कंसर्न। और इस मिसाइल्स में ये देखें कि हमारे जो हम इनको यूज कर सकते हैं कन्वेंशनली एंड ऑल विद कन्वेंशनल वॉरहेड एज वेल एज विद द न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ये कैरी कर सकते हैं। और हमारा जो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज का है नसर है जो 60 to 100 किलोमीटर है और जो हम इसको दोनों में यूज कर सकते हैं। टेक्टिकल वेपन है ये, बेसिकली इसको हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। और देन वी हैव शाहीन 3 जो है 2750 किलोमीटर्स का है। सो एज लॉन्ग एज फार एज हम कलकत्ता तक हम इसको स्ट्राइक कर सकते हैं, तो वो कैपेबिलिटी भी हमारी बहुत अच्छी है। रही बात आपकी न्यूक्लियर, तो हम टेक्नोलॉजी में वी आर फॉर सुपीरियर जो इंडिया से दुनिया मानती है।
और इसमें हमारे पास जिस तरह मैंने बताया वी हैव दिस कैपेबिलिटी, और हमें पता है किस वक्त कब इनको यूज करना है। एयरफोर्स की जब आप बात करते जी हैं, देखें कि इंडिया पहले से रो रहा था कि हमारे पास राफेल नहीं है, तो 2019 में अब राफेल आ गए थे। 4 राफेल, कल आपने खबर सुनी होगी परसों, जब देवर ओवर द एयर ऑफ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जी। हमारे जहाज भी उस अपने एरिया में थे, तो देयर कम्युनिकेशन वाज जैम। राफेल की कम्युनिकेशन जैम हो गई थी, तो एयर वाइस उनके जो एयर चीफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, एयर मार्शल सुजीत, ही हैज बीन रिमूव फ्रॉम द कमांड। तो वहां पे ये हालात अब पहुंचे हैं कि हमारे पास के जहाजों में ये कैपेबिलिटी है। सो वी हैव द लेटेस्ट ब्लॉक 3 J-17 थंडर्स भी है, और J-10C लेटेस्ट जहाज है जो काउंटर करते हैं राफेल को। फिर एक और एडिड एडवांटेज है, रिसेंटली इस एस्केलेशन में चाइना हैज सप्लाइड अस विद PL-15 जो मिसाइल सिस्टम है, स्टेट ऑफ आर्ट है, टॉप क्लास है, तो उससे भी दुनिया वो खौफ खाते हैं कि ये हिट है और सारा कुछ इनकी कैपेबिलिटी है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी जहाज है, हमारे पास एयर डिफेंस है, एयरफोर्स को वो भी है। नेवी भी हमारी बेहतरीन है। आप देखें फ्रॉम द फैक्ट INS विक्रांत आया था ना इंडियन ओशन जी में, अरेबियन सी और आया वापस भी था, चला गया। वापस चला गया जब हमारी सबमरीन्स ने मूव किया और हमने वहां पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो इनकी ये हालत है। सो इट इज नॉट द क्वांटिटी, इट इज द क्वालिटी एंड यस द मैन बिहाइंड द गन। बिल्कुल, ये क्वालिटी की बात है जो कि इंडिया समझता नहीं है और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि जी हमारे पास क्वांटिटी नहीं है। और ये जो क्वालिटी की बात है ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट से भी जाहिर होती है कि जंग का आगाज अगर करेगा तो वो भारत करेगा, लेकिन उस जंग को कैसे ख़त्म करना है, कहाँ ख़त्म करना है, किस तरह ख़त्म करना है, ये फिर पाकिस्तान तय करेगा। मैं चाहूँगा सर इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। जी हाँ, देखिए एक अवैस जो न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा उन्होंने, इंडियन वॉर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज का जिक्र किया, और उन्होंने लिखा इंडिया पाकिस्तान के साथ इस मौजूदा हालत में जंग नहीं लड़ सकता है। उन्होंने रीजंस दिए हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में एक पार्लियामानी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट की, वो एक किस्म के ऑडिट करे कि क्या हमारी वार पोटेंशियल से हैं, क्या कुछ हालात हैं। तो उनके बकौल 68% वेपन्स इक्विपमेंट इन ऑल सर्विसेज विंटेज उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। दे सेड अच्छा 24% ऑनली चीजें ऐसी हैं जिनसे आप गुजारा चला सकते हो, और 8% ऑनली उन्होंने कहा आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट है। हम्म आप उनका एयर चीफ इस ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने कहा कि हमें HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उन्होंने हमें लेट डाउन किया है, अभी तक तेजास डिलीवर नहीं हुए हैं। तो खाली देखे राफेल के साथ, राफेल भी उनकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं है। 36 जहाज मिले हैं तो उनके ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं है। बाकी सारे जहाज पुराने हैं, जैगवार हैं, मिराज है, या मिक्स सीरीज के जहाज हैं। तो वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के सामने जाके लड़ नहीं सकते हैं। तो वो स्टेट है, तो देयरफॉर उन्होंने रिकमेंड किया कि आप यू कैन नॉट गो फॉर ए कन्वेंशनल वॉर विद पाकिस्तान, यही उनके थिंक टैंक्स भी कहते हैं। और देखें कि ये जनरल पनाग जो है एज ए फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी कहा एक इंटरव्यू में कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम पाकिस्तान इंजॉयज टेक्निकल एज। परवीन सानी ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं लड़ सकते हैं। अब क्योंकि उनको ये सारे समझ में आया है, चाइना ने देखा अब रिसेंट स्टेटमेंट दी है, फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसी स्टेटमेंट चाइना से भी आई है, ऑल्दो भी जंग हमने अपने बल बूते पर लड़नी है, अपने पावर पर लड़नी है, यस लेकिन चाइना ने ये कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा मैसेज ये भी है। फिर इंडिया को ये भी खौफ है कि साइबर वारफेयर भी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जब बात आती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन की, इंटेलिजेंस की, वो पाकिस्तान को वो उनको खतरा है, चाइना इनको देगा तो हमारे लिए बहुत बड़े सीरियस सिचुएशन डेवलप हो सकती है। सो इन हालात में वो उनके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो कैसे पाकिस्तान के साथ आके तो लड़ाई जब लड़ेंगे। इतने सारे मसाइल हैं उनके और वो लड़ नहीं सकते तो फिर बड़बड़ क्यों करते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वो जो मोदी ने जो अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया था, तो वो ऑपरेशनल फ्री हैंड वो क्या था वो? देखिए फ्री हैंड में भी सियासत है। फ्री हैंड में उन्होंने इसलिए दिया कि जी आपके चीफ्स को कहा लोग खुद फैसला करें।
अगर जी कोई अच्छा करते हैं तो कहेगा जी मैंने कहा था, अगर वो फेलियर होता कहेगा ये चीफ दे आर रिस्पॉन्सिबल। और तो वो वाली बात है। फिर देखें कि अब वो उस स्टेज पे आए हैं, एक उन्होंने हाइप क्रिएट की, वार हिस्टीरिया क्रिएट किया बाय इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज बाय इंडियन मीडिया। यस। तो अब वो सिचुएशन ऐसी आई है कि अब वो रिकाइल भी नहीं कर सकते हैं। अब उनको मजबूर है कि वो कुछ करना है, लेकिन उनको ये भी डर है करेंगे तो थप्पड़ पड़ेगा जोर से। सो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल जब वहां पे गए थे टिल्ला फायरिंग रेंज पे, तो जी। वहां पे उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में कोई इंडिया मुहिम जोई करता, प्रिसाइजली कहा मिस एडवेंचर करता है, तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसकी ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है और हमें उनको पता है किसने कहाँ पे क्या करना है। और सेकंड उन्होंने ये कहा हम सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज बीन कन्वेड टू इंडिया कि आप करोगे तो हम जो आपके साथ करेंगे, फिर आप सोचते रहेंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसे पॉइंट ब्लैंक स्टेटमेंट कहा जाए कि बिल्कुल साफ अल्फाज में, बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फरमा दिया कि हम फैसला कर लेंगे कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक करना है। तुम आगाज करोगे और अगर तुमने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी कैपेबिलिटी जो है वो तुम पहले भी देख चुके हो। अच्छा, एक और बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इंडियन साबिक रॉ चीफ का बयान। वो कहते हैं कि जी एक तरफ तो उन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला हुआ है पहलगाम वाला, एक तो इंडिया की सिक्योरिटी का फेलियर उन्होंने करार दिया, दूसरा वो कहते हैं कि मैं मानता नहीं हूं कि जंग हो सकती है भारत और पाकिस्तान की। वो भी इस बारे में शक का इजहार कर रहे हैं। वो जो कैपेबिलिटी वाला मामला है या हिम्मत वाला मामला है उस पर शक है साबिक इंडियन रॉ चीफ को भी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वो जो गट्स हैं वो शायद है नहीं, सिर्फ बातों के भूत हैं। हाँ देखिए, कन्वेंशनल वार के कोई नहीं है, ग्राउंड रियलिटी उनके खिलाफ जारी है। अगर देखें ना, जब जंग होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना बैठा हुआ है, तो फिर क्या होगा? चाइना ऑलरेडी गलवान के ऊपर आके बैठा हुआ है और वहां से वो चीजें सारी मॉनिटर कर रहा है। सो एनी स्लाइड मूवमेंट जो होगी तो इनकी तो मर जाएगी। ऑलरेडी 2500 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने 2020 में कैप्चर किया हुआ है वहां पे। और इसके बाद ये है कि आप क्या लॉजिस्टिक्स कश्मीर के अंदर से लेकर जा सकते हैं? द कश्मीरीज दे विल नेवर अलाउ यू। और वो आपके वहाँ फिर क्या किस्म की आपके MSR को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड ट्रूप्स। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इंडियन पंजाब में भी आपको सिक्स नहीं जाने देंगे। और फिर मैंने वैसे जो आपको बताया कि उनकी कैपेबिलिटीज, उनके पास स्पेयर पार्ट्स के इश्यूज है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट के इश्यूज है। और पाकिस्तान के लिए फिर इंडियंस खुद भी कहते हैं लॉजिस्टिक्स जो है, स्पेयर पार्ट्स होंगे वो चाइना इनको देता रहेगा। तो वो भी फैक्टर, बहुत सारी चीजें अब वो समझ गए हैं कि क्या कुछ हो सकता है। बाहर आने की कोशिश ये है, कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे। तो ये इसका फाइनली आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, एंड गेम क्या होगा? कब तक ये बातें होना उनकी तरफ से जो है वो बंद हो जाएंगी? देखें कि अभी तो इंप्रेशन ऐसा दिया है कि दिस इज सम डी एस्केलेशन है या डिफ्यूज है। दिस इज डिसेप्शन। हमें कभी मुकार दुश्मन की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन यह है कि कुछ न कुछ जरूर वो करने की कोशिश करेंगे फॉर द फेस सेविंग, लेकिन हम उनको थप्पड़ का जवाब, जो ईंट का जवाब पत्थर से दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मसूद साहब, आपका वक्त दिया आपने और बहुत आसान अल्फाज में हमने आपको कि ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें आपको फ़र्क शायद नज़र आ जाएगा। ये जो हमारा जो कंपैरिजन था दोनों मिलिट्रीज़ का, उसमें आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो जो क्वालिटी है वो हमारे जवानों में भी है और हमारे असलहे में भी है और हम तैयार हैं। ये बात सारे जो भारतीय हुक्मरान हैं वो भी सुन लें, भारत का मीडिया भी सुन ले और भारत की फोर्सेस भी सुन लें कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और बात कर रहे हैं हम पहलगाम वाक़े के हवाले से और उसके बाद जो ये जो एक जंगी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की भारत ने, और जाहिर है भारत को इस पूरी सूरत हाल में बार बार अजीमत का सामना करना पड़ रहा है। और कितने ऐसे झूठ हैं भारत के जो कि बेनकाब होंगे, झूठ पर झूठ भारत का सामने आता है और बेनकाब होते जाता है। ड्रामे फ्लॉप हो रहे हैं भारत के, जो कभी वो पुलवामा में करता है, कभी वो पहलगाम में करता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की और अमेरिका ने अब जिस तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में शो की है, इस हवाले से हम बात करेंगे। आमिर जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वैद साहब।
सर बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये जेडी वेंस की ही स्टेटमेंट से आगाज़ कर लेते हैं कि जो कि उसने अपने एक इंटरव्यू में बात की कि जी मसला जो है वो हम दोनों ममालिक से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो इस मामले को सही तरीके से हल करेंगे और जो भी टेररिज्म के मामलात हैं वो आपस में देख लेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है अमेरिका की, और उससे पहले ट्रंप की भी स्टेटमेंट थी कि जी कश्मीर का मसला जो है ये तो 1500 साल पुराना मसला है। अमेरिका नॉर्मली जो है वो इस तरह अवॉइड नहीं करता चीज़ों के बारे में कमेंट करने से। दफ्तर खारजा का भी जो तर्जुमान का बयान आया है उसमें भी ये कहा है कि जी दोनों मुल्क खुद सेटल कर लें। ये बयान जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसने किस तरह इस चीज़ को डीएस्केलेट करने में मदद दी है? देखिए, दो बातें समझे कि माजी में जब भी कोई इस किस्म का वाकया होता था या कशीदगी होती थी पाक भारत दोनों ममालिक में, तो जो अमरीकी इंतजामिया होती थी, हुकूमत होती थी, बड़ा फाल किरदार अदा करती थी। आप याद करें कि जब कारगिल का वाकया हुआ था तो छुट्टी वाले दिन जो थे क्लिंटन मिले थे नवाज शरीफ साहब से, और जब हमने देखा कि तनाव कशीदगी हुई तो अमेरिका का बड़ा, उनके सदर का जो था बड़ा हैंड्स ऑन किस्म का जो है उनका किरदार होता था। इस मरतबा ट्रंप इंतजामिया जो है उसका मूड जरा सा मुख्तलिफ है। ट्रंप इंतजामिया, मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप जो है वो बताते खुद कोई इतना फाल किरदार अदा नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों हमारी रियासतें न्यूक्लियर पावर है तो अमेरिका बिल्कुल छोड़ भी नहीं देगा। और हमने देखा कि उनका जो इंतजामिया है वो किसी न किसी लेवल के ऊपर, वो के माजी की तरह नहीं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट है कि चीजें ज्यादा एस्केलेट ना हो और ये एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाए। तो यहाँ तक तो उनका रोल होगा और वो दोनों ही ममालिक को कह रहे होंगे कि सब्र तहम्मुल से काम ले। हो सकता है कि जैसे अभी आप उनके जो उनका जेडी वेंस का जो आप कोट कर रहे थे उनका बयान, उसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का इशू रिजॉल्व करना है। भाई, दहशतगर्दी का इशू पाकिस्तान ने तो रिजॉल्व नहीं करना। भारत में अमन की जिम्मेदारी या मकबूजा कश्मीर में अमन की जिम्मेदारी पाकिस्तान की नहीं है। वो तो उनका अपना मसला है, भारतीयों का अपना मसला है और उनके अपने लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एक उनका नैरेटिव था जो आप ही फरमा रहे थे अवैस साहब कि पाकिस्तान से दहशतगर्द गए हैं, ये तो बिल्कुल एक फॉल्स नैरेटिव है। चप्पे चप्पे पे वहां पर जो है फौज है, द मोस्ट हेविली कहते हैं ना कि ट्रूप वहां पर आपकी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, इंडियन फोर्सेस की 5 से 6 लाख फौज है उनकी वहां पे। अगर आप बकौल में कश्मीरी मुसलमान का वो सुन रहा था कि मछली लेकर आ रहे होते तो मुझे 6 नाकों से गुजरना पड़ता है, तो लेकर कौन जो है वो 150 किलोमीटर कम से कम जगह है एलओसी के जो है पहलगाम, और बाल जगह पे 250 है, बाल जगह पे 300 है, तो कौन करेगा उसको? तो ये एक बयानी उनका सेल नहीं कर पा रहा है। तो जो पाकिस्तान को मजबूती से बात करनी चाहिए और मेरे ख्याल में कर भी रहे होंगे कि जी मसला जो है इज नॉट द प्रॉब्लम, इज नॉट विद पाकिस्तान, द प्रॉब्लम इज विद इंडिया। एक वन साइडेड उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है और वो कहते हैं ना कि बड़ी अजीब और गरीब बात है कि दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान अमन जो है वो यरगमाल किसने बनाया हुआ है? अ बंच ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, गैर रियासती अनासिर ने जो उसको यरगमाल बनाया हुआ है। और भारत जब वहां पे कुछ होता है वो बावला होकर पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने की धमकी देता है। तो ये सबको नजर, मेरे ख्याल में दुनिया को नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान का जो मौकफ है वो बहुत ही म्याना रवि का है। हमारा किसी के खिलाफ जो है जारहाना अजाइम नहीं है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान जो है हेजेमनी नहीं चाहता, अनलाइक इंडिया। इंडिया की ख्वाहिश है कि जी हेजेमनी वो कायम करे इस खत्ते में, जो पाकिस्तान का वो नहीं है। पाकिस्तान एक आजादी के साथ, बराबरी के साथ जो है जीने का और लोगों को जीने देने का कायल है जनाब। अच्छा, अब एक तरफ तो पाकिस्तान का जो है वो पुरअमन बयानिया और दूसरी तरफ भारत का वॉर हिस्टेरिया। अब इसके अंदर जो अभी चूंकि हम अमेरिका की बात कर रहे थे तो मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि भारत जो है उसने कनाडा में भी दहशतगर्दी की, सिखों के हवाले से लोगों को कत्ल करवाया, फिर उसके बाद अमेरिका में भी भारत ने यही कोशिश की। तो क्या ये वाला जो रोल है भारत का, इसकी वजह से भी अमेरिका जो है वो थोड़ा सा पीछे हुआ होगा कि ये तो खुद इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व हैं, तो बजाय इसके कि हम कोई एग्रेसिव रोल प्ले करें, हमें ये कह देना चाहिए कि भाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस होल थिंग ऑन योर ओन? देखिए, एक बात समझे कि इंडियन स्टेट और स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है मफरूजा नहीं है, एक हकीकत है। यस, उन्होंने पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में 20 कत्ल करवाए, कम से कम 20 कत्ल पाकिस्तान में हुए। इसी तरह से आप फरमा रहे हैं कनाडा, अमेरिका में उनके बिल्कुल निशान है, फुटप्रिंट्स हैं हर जगह पे। उन्होंने फॉल्स बयानी के लिए, आपको कुछ साल पहले याद होगा कि उनका एक पूरा एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी झूठ बोलने की, वेबसाइट्स का पूरा जाल था। तो इंडिया एक जो हर चीज वो बिलो द बेल्ट करता है। मगर ये जो है ना कि पाकिस्तान और भारत आपस में तय करें, ये मंतक मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इसलिए कि भारत के जारहाना अज़ाइम है, भारत समझता है कि उस खित्ते का दादा है, जो कि वो नहीं है। और लेकिन भारत को जो चीज रोक रही है वो ये कि जी पाकिस्तान जो है वो
एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है भारत के पास। भारत जो भी करेगा उसको उसका जवाब मिलेगा। और एक बार जब आप एस्केलेशन लेडर पे चढ़ते हो वैसा आप, तो फिर आपको पता नहीं होता कहाँ पे रुके। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की ताकतों को एक फाल किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। भारत का जो अजाइम रहे उसके उसके उनके उनको उनको नजर आना चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। हमें ये भी पता है कि मगरिब का जो है बहुत बड़ा क्लाउड है, इकोनॉमिक उनके इंटरेस्ट है भारत के अंदर। भारत का इकोनॉमिक क्लाउड बहुत बड़ा है। जी तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो असूली मौकफ नहीं अपना रहे हों। लेकिन पाकिस्तान को शोर मचाना चाहिए इस बात पर कि जनाब आप असूली मौकफ अपनाएं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उनकी दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि भारत जो है वो गले गले मुलविस है। और ये कह देना कि जी आपस में सेटल करें, भारत तो सेटल करने को कुछ तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है। तो जो जिम्मेदारी है, द ओनस ऑफ पीस लाइज नॉट विद पाकिस्तान बट विद इंडिया। और इंडिया इस चीज के लिए तैयार नहीं। इंडिया में एक जुनूनी कैफियत है, वॉर हिस्टेरिया है, एक इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत है, हिंदुत्व की हुकूमत है जो अंदरूनी मुल्क जो है मुस्लिम दुश्मनी की पॉलिसी पे अमल करती है, और बैरून मुल्क जो है पाकिस्तान दुश्मनी पर। अच्छा, तो मुझे नजर नहीं आता कि आप जो है भारत से कोई सेंसिबल डिस्कोर्स की, सेंसिबल अमल की आप तवक्को रखें। ये हमारे लिए सिर्फ जो एक वॉर नैरेटिव जो आता है ये इलेक्शंस के टाइम पर भी आ जाता है। अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में गालिबन। ये इसकी वजह से भी कोई ऐसी चीज है जो कि क्रिएट की जा सकती है? देखिए वेस्ट अनलाइक पाकिस्तान के, जहां पर इंडिया के मुतालिक ना हमारे इलेक्शन में कभी जिक्र होता है, ना हमारा, देख लें आप कितने मोहब्बत से बात करें भारत के हवाले से, मैं कितनी मोहब्बत से जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। भारत में एक दीवानगी है और इंडिया में पाकिस्तान बहुत बड़ी चीज है। वो पाकिस्तान के सिंड्रोम से निकल नहीं पा रहे और जरा सी बात पे वाउंड अप हो जाते हैं। हर वक्त उनकी टीवी पे एक नौटंकी चलती रहती है इस हवाले से ना। तो पाकिस्तान का इशू नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट वरीड अबाउट इंडिया, क्योंकि हमें अपने ऊपर यकीन है। भारत जो है उनकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शंस में। वो जो है नफरत का, तासुब का बीज बोने के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करती, तो करते रहेंगे। उससे उनकी जो समाज है उसमें मजीद तकसीम होगी। हम जो है हम अपना काम करते रहेंगे। जाहिर है कि हम कोई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं पाकिस्तान के बराबर नहीं है। हमारी किसी दीन से, किसी के मजहब से लड़ाई नहीं है। हम किसी उससे नहीं कर रहे। हम तो एक हिंदुत्व जो उनका एक्सट्रीमिज्म है, इंतहापसंदी है, उसके खिलाफ है और इंडियन हेजेमनी के खिलाफ है। तो हम हिंदुओं के कोई खिलाफ नहीं है, ना मकामी हिंदुओं के खिलाफ है, ना हम हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुओं के खिलाफ है। तो पाकिस्तान का तो और मुसलमानों का तो एक बड़ा वसत वाला जो है नजरिया होता है। कायद आजम की जो सोच और फिक्र जिसने हमारी तरबियत की है वो तो बड़ी एक, मैं कहूंगा कि एनलाइटेंड है, एक ब्रॉड माइंडेड है। तो हमसे उस तंग नजरी की तवक्को नहीं होनी चाहिए जो भारतीय कर रहे हैं, जो हिंदू इंतहा पसंद कर रहे हैं। और ये आज से नहीं कर रहे, क्या आरएसएस के जमाने से कर रहे हैं, गांधी के जमाने से कर रहे हैं, ये नेहरू के जमाने से कर रहे हैं। तो देयर इज मेथड टू देयर मैडनेस। और अब वो मैडनेस जो है वो पूरी दुनिया को नजर आने लगी है, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो तो बिल्कुल बड़े शेमलेस तरीके से जो भी करते हैं वो करते हैं। जी अच्छा, अब इसमें एक और चीज, क्योंकि आपने मीडिया पर जो उनकी चलने वाली नौटंकी का जिक्र किया, हमने अपने प्रोग्राम में शुरू में भी इस पर बात की थी। एक चीज मैंने देखी कि अर्नब गोस्वामी का जो शो है, शो क्या वो मतलब एक जो मजाक जो वो टेलीविजन पर कर रहा होता है वो शख्स, पीटीआई और पीएमएलएन ये दो लोग बिठाकर उसने जो है वो दोनों को लड़वाया। और वो पता नहीं कौन वो लोग थे जो कि उसके चैनल पर बैठकर पाकिस्तान के हवाले से बातें कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। मतलब ये बड़ी शर्म की बात हो गई है। तो देखिए मुझे बड़ी हैरत होती है। एक तो बात ही कि उसको आप जर्नलिज्म नहीं कह सकते, कह रहे वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे। और पाकिस्तान से भी मेरे ख्याल में संजीदा लोग जो हैं वो इंडियन टीवी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ना वहाँ सेंसिबल डिस्कशन होता है, ना वहाँ बात हो पाती है, ठीक है ना। वहां पर मैं देख रहा था क्लिप्स टाइम्स नाउ पर और दीगर जगहों पे वो बिल्कुल गालम गलोच होती है और पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट भी जाके उसी नौयत से बात कर रहे होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में कोई भी सेंसिबल अच्छा एनालिस्ट या जर्नलिस्ट नहीं करेगा। हम किसी की भी तौहीन करने पे यकीन नहीं रखते। अब ये जो आपने फरमाया, मुझे नहीं पता कौन लोग गए होंगे, किस टीयर के लोग होंगे, क्यों गए हैं वो, पता नहीं कोई सी डी टीयर के ही लोग थे। लेकिन मतलब उनका भी ये सोचना है कि हम वहां जाएं और अपना लड़ाई शुरू कर दें वहां पर। मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं पता किस प्रोफाइल के लोग गए। हो सकता है ऐसे लोग हो जिनको कोई लिफ्ट नहीं देता होगा, उनको बुला लिया। मगर मैं कह रहा हूँ आप बुलाएं, पाकिस्तानियों की तो जाना नहीं चाहिए इंडियन चैनल्स के ऊपर। मेरी दरखास्त है कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है कि आप वैसे बुलाने की कोशिश करें इंडियन सहाफियों को अपने चैनल पे, आप देखेंगे नहीं आएंगे। 90.9% लोग नहीं आएंगे। हालांकि हमको ही उनके साथ जो है तो बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उन पर दबाव बहुत है। हमारे यहाँ एक खुला डुला मामला है, कोई कुछ भी जाके कह दे तो हमारी इस तरह की जो जमहूरियत चलती रहती है। मैं इस पर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। वहां पे मैं देख रहा था पुराने, पता नहीं नया क्लिप था, पुराना क्लिप था,
वो जो है अल्ताफ हुसैन साहब भी मतलब है वो थे, जी आई जी डोंट नो जी। कब की बात है, वो अभी का ताजा क्लिप, आई डोंट नो कितना पुराना है। तो मैं तो जाना, कोई इंडिया टीवी पे जाके क्या करेंगे, मसखरापन है वहां पर, वहां कोई जर्नलिज्म तो नहीं हो रही है। बिल्कुल वहां बिल्कुल। पे वो जो एक घटिया तरीन बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उसको इनेक्ट करते हैं वो करंट अफेयर्स के नाम पर, ठीक है ना। और उसमें जो लबो लहजा होता है उससे सिर्फ आप नफरत और ताज्जुब जो है बढ़ा रहे होते हैं, और उसमें कोई सेंसिबल डिबेट नहीं होती है। आपका बतौर सहाफी यू कैन आस्क अ वेरी टफ क्वेश्चन विद स्माइल ऑन योर फेस, आपको जरूरत नहीं कि बदतमीजी करें। दुरुस्त। मगर मैं तो वहां पे हैरान होता हूँ, जो मैंने क्लिप्स देखे हैं वो कोई यूट्यूबर्स है, कोई किसी का सर लाने की बात कर रहा है, कोई आग लगाने की बात कर रहा है, तो दे आर ऑल, वो कहते हैं, हम एक जमाने में कहते थे आर्मचेयर रेवोल्यूशनरी, वो टीवी स्क्रीन के जो है वो है लड़ाकू हैं, वो लड़ाके हैं, वो कभी मैदान में आएंगे तो पता चलेगा जिजवान जी कितने बाल हैं सब सामने आ जाएंगे। तो टीवी पे बैठकर बातें करना अलग चीज होती है, तो इसको इतना संजीदा ना ले। हाँ, पाकिस्तान के लिए सबक ये कि हम वहां पे ना जाए और इंडियन कंटेंट पे पाबंदी लगाएं, जो उनका प्रोपेगेंडा कंटेंट चल रहा है, नॉट यस। जस्ट उनके न्यूज चैनल, जो उनका प्रोपेगेंडा, दे आर ट्राइंग टू रीराइट हिस्ट्री। उनकी जो फिल्में नेटफ्लिक्स पे दस्तयाब हैं, हमें नेटफ्लिक्स से बात करनी चाहिए कि इंडियन कंटेंट, औरंगजेब बादशाह के खिलाफ वैसे तो उन्होंने जूते खाए असल लड़ाई में, अहमद शब्दाली से वो शिकस्त खाए, लेकिन फिल्में उन्होंने उनके खिलाफ बना दी हैं बिल्कुल जो कि बिल्कुल। झूठ पे मबनी है। यस। तो आपको उस झूठी फिल्मों का भी इलाज करना है, उन पे पाबंदी होनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा। अभी जैसे उनके और कंटेंट के ऊपर है, ताकि हम अपने नस्ल को महफूज रखें। उनके जो गलत वो हिस्ट्री लिख रहे हैं, वो जो झूठ बोल रहे हैं, और जो मुसलमानों की एक वो कहते हैं ना, मुसलमानों की और दीगर कौमियतों की सबकी जो है वो एक तजलील कर रहे हैं, उनको उनको एक गलत रंग में पेश कर रहे हैं, और तारीख जो है वो बोलने रीराइट कर रहे हैं। उनमें एक एहसास कमतरी है 1000 साल का, जो उनकी अब वो समझते हैं कि हम फिल्म बनाकर जो है दूर कर लेंगे। हम औरंगजेब बादशाह, शहंशाह औरंगजेब की कब्र पे जाके अगर उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम तारीख बदल देंगे। तो आप करते हैं, लेकिन जो तारीख में हो चुका आपके साथ वो तो हो चुका है। बिल्कुल, इसको तो मैडनेस के अलावा और यही कुछ मैंने नहीं कहा जा सकता, ये बात तो तय है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जिस पर बहुत सारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का इस पूरी सूरत हाल पर कोई बयान नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा जो है वो इस पर बात की, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तरफ से कुछ खामोशी के हवाले से कुछ चमगोइयां हो रही हैं। ये बड़ा आपने अहम बात की। मुझे तो, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए सूरी तौर पे। हमने ज्यादातर बोझ डाला हुआ है नैरेटिव बिल्डिंग का पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ऊपर, बिल्कुल। और वही लोग आप देखें वो लड़ भी रहे हैं और वो मतलब मेहनत हर सतह पे कर रहे हैं। यहाँ पर नून लीग को, मैं एक तो नून लीग बतौर पार्टी को ज्यादा फाल किरदार अदा करना चाहिए, कर रहे हैं वो लोग, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादा करें वो, ओनरशिप लें इस लड़ाई की। और जो उन पे इल्जाम लगे हैं माजी के अंदर कि जी आपका जो है मोदी नवाज से, या जो है नवाज शरीफ के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको धोने का वक्त आ गया है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी इतनी जोरदार तरीके से करें कि जो आप पे माजी में इल्जाम लगे हैं वो सब धुल जाए। और मुझे हैरत है कि नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है, क्यों वो चुप बैठे हुए। इस वक्त तो हर पाकिस्तानी पे फर्ज है कि वो मोदी के चेहरे को बेनकाब करे। आप मोदी को आप देखिए ना, मोदी से क्या, हमारे यहाँ लोग कहते हैं मोदी से बात होगी, क्या बात होगी उस आदमी से। उसकी जो मुस्लिम कुश पॉलिसीज है भारत में, उसकी जो कश्मीर पॉलिसीज है, जो जिस तरह से वो पाकिस्तान का तस्करा करता है, तो कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी जो है या सच्चा पाकिस्तानी जो है उसके साथ जो है इब्लाग करना पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान भारत में, जब तक मोदी वहां पर बैठा है, पाकिस्तान भारत में कोई सेंसिबल डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। ताल्लुकात की बेहतरी की बात उठाकर फेंक दें आप, सेंसिबल डिप्लोमेसी नहीं हो सकती, क्योंकि एक तंग नजर मुतासिब एक जो है ना ऐसा शख्स बैठा है कि जिसको मतलब है आप उसे डील नहीं कर सकते। तो वो जो करना चाहते हैं करते हैं, उसका नुकसान भारत को भी हो रहा है और मजीद होगा उसकी पॉलिसी से लॉन्ग टर्म के अंदर। और पाकिस्तान का मुझे हैरत है कि हम फिर कहते हैं कि हमारी किसी के मजहब से लड़ाई नहीं है, हमारी भारत से उस तरह की लड़ाई नहीं, क्योंकि हमारे जंगी अजाइम नहीं। हमारा एक डिस्प्यूट है कश्मीर का, उस पर पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बाकी पाकिस्तान जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अमल करता है। हम चाहते हैं कि वहां की माइनॉरिटीज बशमूल टैलेंट्स को, बशमूल मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को जो है उनसे बेहतर सलूक किया जाए वहां पर। कहते हैं बराबरी यही का हमारा सलूक किया पैगाम। जाए, बिल्कुल। तैयारी मिले, ये पाकिस्तान का मुतालबा है। तो पाकिस्तान इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल। और मोदी जो है वो भी बेशक अपने कहते हैं ना वैश्यानापन दिखाता रहे, लेकिन इवेंचुअली आप देखिएगा कि वो लोग हारेंगे। वो भारत के अंदर ये पूरी एक आप अंगड़ाई लेगी इस चीज की होगा कि जनाब इस तरह की इंतहा पसंदी जो है नहीं चल सकती।
किसी भी मजहब के अंदर इस तरह के इंतहा पसंद पैदा हो जाए तो उसका नुकसान होता है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर साहब आपका कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अमन की बात करता है और अमन की बात करता रहेगा। लेकिन जाहिर है अगर कोई मैली आंख से देखता है तो फिर उसका जवाब देना पड़ता है। लेकिन ये जो हिंदुत्व, जो एक्सट्रीमिज्म जो इस वक्त फैला हुआ है भारत में, ये भारत के अपने लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है और भारत में ये सारा जो मामला है इसे बदलना होगा। जल्द या बदेर ये मामला बदलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाजरीन, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।